और मैनपुरी उपचुनाव को लेकर शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने बड़ा दावा किया है। मैनपुरी की जनता 2024 लोकसभा के चुनाव की नींव रखेगी। आम चुनाव में समाजवादियों का परचम लहराएगा, यह आदित्य यादव का कहना है। मैनपुरी से डिंपल यादव बड़े वोटों से जीतेंगी और हमारी राजनीतिक दूरियां खत्म हो गई हैं। ये तमाम बातें और दावे आदित्य यादव के हैं, जो कि प्रसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के और शिवपाल यादव के पुत्र हैं। ये बातें और दावे उन्हीं के। उपचुनाव अपने पूरे एक्शन मोड में आ चुका है। शिवपाल सिंह ने बहू डिंपल को जब से आशीर्वाद दिया, ऐसे में जसवंत नगर विधानसभा बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा मानी जा रही है और खुद शिवपाल सिंह ने अपने पुत्र आदित्य यादव और भतीजे अंशुल यादव जिला पंचायत को यहाँ की जिम्मेदारी दी है। भैया, जसवंत नगर बेहद ही महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, किस तरह चुनाव होने जा रहे हैं? देखिए, जसवंत नगर विधानसभा जो मैनपुरी लोकसभा में है, ये जसवंत नगर का इतिहास हो रहा है कि समाजवादियों की नींव रखने का काम इस जसवंत नगर ने किया। जब नेताजी ने पहला चुनाव अपना लड़ा तो जनता ने अपने जेब से पैसा देकर नेताजी को चुनाव लड़ाने का काम किया और उसके बाद नेताजी ने उसको अदा करने का जिस तरीके से काम किया, पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर इस जसवंत नगर का मैनपुरी का नाम किया। उसी तरीके से जब नेताजी का अब निधन हुआ है तो एक बार फिर इस जसवंत नगर को और इस मैनपुरी को मौका मिला है उस इतिहास को दोहराने का जो उस समय नेताजी के समय पर दोहराया था। तो मैं समझता हूं कि ये इस जसवंत नगर की खुशनसीबी है कि आदरणीय डिंपल यादव जी के रूप में नेताजी की परिवार से, नेताजी की विचारधारा से जुड़े हुए प्रत्याशी को चुनने का और उनको आगे बढ़ाने का जो मौका मिला है और इस मौके को हाथों हाथ जसवंत नगर की जनता ले रही है। बहुत बड़ी जीत, ज़्यादा नहीं, मैं इतना कह सकता हूँ कि जसवंत नगर से कम 1 लाख वोटों की लीड से मैनपुरी के उपचुनाव में आदरणीय डिंपल यादव जी जीतने वाली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय टेटावा, उन्होंने कहा है कि समाजवादी भ्रम में जी रहे हैं। जसवंत नगर में जिस तरह नेताजी को वोट किया जाता था, अब डिंपल को दूसरी जाति वोट नहीं करेंगे। देखिए, सभी समाज के लोग खुश हैं। भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में और देश में ख़त्म हो चुका है। महिलाओं की सुरक्षा में कोई दिक्कत नहीं, जेवर पहन के रात में 2 बजे भी घूम सकती है और भ्रम में हम हैं। क्या स्थिति उत्तर प्रदेश की, देश की है? क्या भ्रष्टाचार की स्थिति है? कितना बड़ी घटनाएं हो जाती हैं गुजरात से लेकर दूसरे प्रदेशों के अंदर और कहीं भी बात इनके ऊपर नहीं होती, कहीं भी जांच नहीं होती, दोषियों को जेल में नहीं बंद किया जाता और भ्रम में हम हैं। जनता समझती है। मैं इतना ही बस कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में 5 तारीख को वोटिंग का दिन होगा। मैनपुरी की जनता नींव रखने वाली है 2024 के जो आम चुनाव होंगे उसकी, और आम चुनाव में समाजवादियों का परचम लहराने वाला है। ये निश्चित तय हो चुका है। जसवंत नगर की जनता ने, करहेल की जनता ने, किसनी की जनता ने, मैनपुरी की जनता ने मन बना लिया है कि जिस तरीके से उन्हें इन 5 सालों में 6 सालों में चला गया है उसका जवाब देने के लिए इस उपचुनाव में वो पूरी तरीके से आदरणीय डिंपल यादव जी का समर्थन करेंगे। मंच से जो अखिलेश जी ने कहा था पूरा परिवार एक साथ हो चुका है, तो क्या लग रहा है ये उपचुनाव तक के बाद भी लोकसभा चुनाव तक साथ रहेगा? देखिए, उन्होंने कभी नहीं कहा परिवार एक नहीं, परिवार हमेशा एक था। राजनीतिक दूरियां हुई थी लेकिन वो भी अब नज़दीकियों में बन चुकी है और वो इसीलिए हुआ है क्योंकि इसलिए नहीं कि परिवार में हम लोग चाहते थे ऐसा, बल्कि जनता ने इस बात को कहा है। हमारे आसपास जो लोग खड़े, आप उनसे पूछिएगा, आप क्षेत्र में आसपास दूसरे जिलों में जाके देखिएगा, ये जनता की मांग थी और जनता ही की मांग को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने सुना है और जनता ही की आवाज़ उन्होंने, नेताजी ने हमेशा सिखाया कि जनता सर्वोपरि होती है, जनता की बात को हमेशा सुनना चाहिए और जनता की ही बात का स्वीकार होना चाहिए। तो एक बार फिर से उन्होंने उदाहरण दिया है कि नेताजी के पद चिन्हों पर चलने का हम लोग काम करेंगे और उसी को देखते हुए मैं समझता हूँ ये एक बहुत मजबूत रीत रखने का काम है। आदित्य यादव की बात आपने सुन ली। अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तंज किया है। मैनपुरी में भाजपा की ऐसी हवा चली कि जो लोकसभा उपचुनाव में एक भी सभा करने नहीं जाते थे वो घूम रहे हैं परिवार सहित गली गली। ये ट्वीट करके केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसे प्रहार किया है और ऐसे तंज किया है अखिलेश यादव पर और समाजवादी पार्टी पर। ट्वीट देखिए, आपकी स्क्रीन पर हम रखने जा रहे हैं, ये रहा। मैनपुरी में भाजपा की ऐसी हवा चली कि लोकसभा उपचुनाव में नहीं जाते थे वो घूम रहे परिवार सहित गली गली। #जय भाजपा, तय भाजपा, हर घर भाजपा। ये ट्वीट
केशव प्रसाद मौर्य का सरकार में उप मुख्यमंत्री। इधर मैनपुरी में यूपी के भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने रघुराज शाक्य के लिए चुनाव प्रचार किया और चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने सपा सरकार के दौरान अराजकता का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा उम्मीदवार की जीत होगी। आने से पहले किस प्रकार की प्रदेश में अराजकता थी, प्रदेश दंगाइयों का प्रदेश बन गया था। चाहे संकट मोचन में विस्फोट हुआ, लखनऊ में कचहरी में विस्फोट हुआ, अयोध्या में विस्फोट हुआ, और विस्फोट करने वाले लोग। ये संपर्क अभियान आपका जो समाजवादी पार्टी का जो अवैध किला जैसे मैनपुरी कहते हैं, इसको भेद देगा बीजेपी के लिए? नहीं, अब कोई किला किसी का नहीं। अब आपने देखा होगा आजमगढ़ स्वयं अखिलेश जी ने त्यागपत्र दिया था, स्वयं आजमगढ़ रामपुर में आजम खान ने त्यागपत्र दिया था, भारतीय जनता पार्टी दोनों जीती। तो अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास, मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और उसी का परिणाम है कि हम ने जो सरकारों ने हमारी काम किया उस कामों के आधार पर हम जनता के बीच में हैं और अब कोई किसी का गढ़ नहीं है। अब सब जनता ने तय कर लिया भाजपा को सब जगह बैठाना। आज सर एक लेटर जारी किया समाजवादी पार्टी ने और करहल, बरनाहाल समेत कई सारे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, पुलिसकर्मियों की ड्यूटी हटाने की बात कही है कि ये लोग बीजेपी के पक्ष में अनुचित दबाव जनता पर बना रहे हैं। अब मैंने जैसे कहा वो अपनी हार सुनिश्चित मान चुके हैं और इसी कारण उन्होंने रोना गाना शुरू कर दिया पहले से ही। संवैधानिक संस्थाओं, पुलिस प्रशासन, इलेक्शन कमीशन, इन सारे विषयों पर दोषारोपण। ईवीएम, अब ईवीएम को और कहेंगे कि ईवीएम, अब भारतीय जनता पार्टी जब जीतेगी तो ईवीएम खराब होगी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस जीतेगी तो ईवीएम ठीक होगी। तो इस तरह का व्यवहार, इस तरह का विषय रखना जनता के जनादेश का अपमान करना। जब हमने धर्मेंद्र यादव से बात की तो उनका ये कहना है कि मैंने कहा कि 28 और 3 तारीख को मुख्यमंत्री आ रहे हैं, टॉप कमांडर्स बीजेपी के पूरे इलेक्शन में लगे हुए हैं, तो उनका कहना है कि बड़े बड़े सूरमा आए हैं, नेताजी के दौर में भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हमें अपनी बात कहने का, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं हम सब लोग, हमारी सरकार के मंत्री भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो अपनी बात जनता के बीच में कहने का अधिकार है। हमें लोकतंत्र ये अधिकार देता जी हमें, और हम उसका इस्तेमाल करके जनता के बीच में हैं। और ऐसा नहीं है कि हम चुनाव में बीच में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सारे कार्यक्रम, अभियान, अपनी उपस्थिति, जितने भी विषय होते हैं, हमारी सरकार के काम, सेवा के काम, रचनात्मक काम, हम सारे कामों के माध्यम से बीजेपी का एक कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, मंत्री, बूथ अध्यक्ष, सेक्टर प्रमुख, सारे लोग जनता के बीच में हैं। हमारा जनता के दुख दर्द में हम जनता के साथ खड़े हैं। हमारा जनता से गठबंधन है और जनता का गठबंधन मोदी जी से है। डंपिंग शंपिंग को लेकर भी बात हो रही है, जयवीर जी कह रहे हैं कि अब डंपिंग नहीं होने देंगे, और इधर समाजवादी पार्टी कह रही है कि डंपिंग के लिए पुलिस वालों को हटाइए। अब जैसे मैंने उन्होंने कहा, अब वो चुनाव में हार अपनी सुनिश्चित मान चुके हैं और संवैधानिक संस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र चौधरी, उनका कहना है कि ये जिस तरह के तमाम जो आरोप लगना शुरू हुए हैं वो समाजवादी पार्टी की बौखलाहट है, और यही वजह है कि सैकड़ों की तादाद में कई जो पुलिसकर्मियों को चिन्हित करके जो समाजवादी पार्टी ने जो चुनाव आयोग को जो लेटर लिखा है, उस बौखलाहट का प्रतीक है। जीत भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है और बीजेपी का परचम मैनपुरी में ऐतिहासिक तौर पर लहराने जा रहा है। मैनपुरी के किशनी से नितिन उपाध्याय, ABC गंगा। आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बुंदेलखंड के दौरे पर हैं। उन्होंने झांसी को करीब 328 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी और इनमें 93 परियोजनाएं शामिल हैं। सीएम योगी ने वहां पर एक जनसभा को भी संबोधित किया। तो मुख्यमंत्री योगी झांसी में आज और 328 करोड़ की योजनाओं की सौगात न सिर्फ झांसी को बल्कि बुंदेलखंड को भी झांसी से ही। और उन्होंने वहां पर जो बातें कही उसकी हाईलाइट्स हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा वहां पर कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात दी गई है, लोगों को वहां पर भरपूर पानी मिल रहा है और हमेशा से इस क्षेत्र की उपेक्षा होती रही पिछली सरकारों में, लेकिन उनकी सरकार में यहां पर ध्यान दिया गया है। पहले यहां पर भूमाफिया संपत्तियां जो है कब्जा कर लेते थे, अब उन्हीं की संपत्ति जब्त हो रही। देखिए क्या कहा मुख्यमंत्री ने। शासन को दरकिनार करके राह चलते हुए लोगों का जीना हराम करते थे, यहाँ के संसाधनों का लूट करते थे। आज आप देख रहे हो कि ब्याज सहित इसकी वसूली सरकार ने प्रारंभ कर दी है। 2017 के पहले ये माफिया गरीबों के लिए, व्यापारियों के लिए संकट बने थे।
चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको जो है कुछ और बड़ी खबरें बताते हैं। थोड़ी देर में प्रयागराज के दौरे पर पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहां पर प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे और निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री प्रबुद्ध सम्मेलन को वहां पर संबोधित करने वाले हैं। प्रयागराज को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रयागराज में आज प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे, करोड़ों की विकास की योजनाओं की सौगात देंगे प्रयागराज को और इसके अलावा वो समीक्षा बैठक भी करेंगे 2025 के महाकुंभ को लेकर अपने अधिकारियों के साथ और मंत्रियों के साथ। ये भी कार्यक्रम में शामिल है उनके। थोड़ी देर में प्रयागराज पहुंच जाएंगे। तो सीएम योगी के कार्यक्रम को लेकर प्रयागराज में बड़ी तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के इंतजाम तो हैं ही, उनकी योजनाओं के पोस्टर भी वहां पर लगाए गए। संगम नगरी प्रयागराज में 2 साल के बाद महाकुंभ का आयोजन होना है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अभी से कुंभ की तैयारियों में जुट गई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुंभ का रोड मैप तैयार करने के लिए और इसकी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। वो शाम 4 बजे से प्रयागराज मेला प्राधिकरण के इसी इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यानी ICCC में बैठक करेंगे। ये बहुत बड़ी बैठक होगी कुंभ की तैयारियों के मद्देनजर। बैठक कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस बैठक में अकेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि उनकी पूरी सरकार होगी। मुख्यमंत्री के साथ साथ दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक रहेंगे। इसके साथ साथ इस बैठक में 8 कैबिनेट मंत्री और 6 राज्य मंत्री रहेंगे, यानी तकरीबन 1 दर्जन मंत्री रहेंगे। साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरी और DGP से लेकर तमाम विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक के जरिए सरकार की मंशा से जो स्थानीय अफसर हैं जो महाकुंभ की तैयारियों में जुटे हुए हैं उनसे अवगत कराएंगे, उन्हें जरूरी दिशा निर्देश देंगे। इसी बीच एक बड़ी अपडेट, कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। जी, इशारों में कन्नौज से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं और कहा है चुनाव के समय घर बैठकर क्या करेंगे। अखिलेश यादव का कहना है जहां से लड़ा था पहला चुनाव वहीं से लड़ूंगा। देखिए क्या कहते हैं अखिलेश यादव। 24 में भी तो चुनाव है। 24 में तो क्या आप खुद आएंगे? क्यों, क्या करेंगे खाली बैठ के घर पे? अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे। जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। आप टिकट कन्नौज से लड़ेंगे भी? नहीं, वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोकना है, इसमें क्या सवाल पूछना है। कन्नौज से लड़ेंगे भी? अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी से। देखा आपने अखिलेश यादव ने क्या कहा, खाली बैठ के घर पे क्या करेंगे, चुनाव लड़ना ही हमारा काम है, चुनाव लड़ेंगे जहां से पहले चुनाव लड़ा था। देखिए क्या कहते हैं। 24 में भी तो चुनाव है। 24 में तो क्या आप खुद आएंगे? क्यों, क्या करेंगे खाली बैठ के घर पे? अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे। जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। आप टिकट कन्नौज से लड़ेंगे भी? नहीं, वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोकना है, इसमें क्या सवाल पूछना है। कन्नौज से लड़ेंगे भी? अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी। पहले तो कह गए अखिलेश यादव कि जहां से पहला चुनाव लड़ा था वहीं से चुनाव लड़ेंगे और जब उनसे पूछा गया कि क्या कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने कहा कि ये तो अभी तय होना है, पार्टी तय करेगी। लेकिन ये उन्होंने बहुत साफ कह दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे, 2024 के लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए। वीरेश, डिम्पल यादव मैनपुरी से उपचुनाव लड़ रही हैं, अब परिणाम क्या होगा ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन एक बात अखिलेश यादव के बयान से बहुत साफ हो गई कि वो भी चुनाव लड़ेंगे और वो आम चुनाव लड़ेंगे। और अविनेश आपसे मैं बात करूंगा, आपसे तमाम चर्चाएं होंगी, लेकिन कन्नौज के सांसद भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुब्रत पाठक जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। जी धन्यवाद आपका। पाठक साहब, अभी हम अखिलेश यादव को देख रहे थे, वो कह रहे हैं कि हम 2024 का चुनाव लड़ेंगे, घर पे खाली बैठ के क्या करेंगे। और जब उनसे पूछा गया कि कहां से लड़ेंगे तो उन्होंने कहा कि जहां पहले लड़ा था पहला चुनाव वहीं से लड़ेंगे। फिर जब उनसे पूछा गया कि क्या कन्नौज से लड़ेंगे तो फिर उन्होंने कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया। चूंकि आप कन्नौज से सांसद हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखो, अखिलेश जी कन्नौज से लड़े चाहे प्रयाग से लड़ेंगे तो उनकी अपनी पार्टी है, वो जहाँ से मर्जी होगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये बयान उनका हताशापूर्ण इसलिए है कि जिस प्रकार से कन्नौज में उनकी पार्टी के ही ज्यादातर लोग मेरे संपर्क में हैं
और कभी भी वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे तो उनकी पार्टी में भगदड़ न मच जाए, तो इसको लेकर उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है। और दूसरी वही बात आप देख ली, आज वो कह रहे हैं कन्नौज से लड़ेंगे, लेकिन 2024 के बाद कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी कर ली, ईवीएम हैक कर ली। जी, तो ये दो बातें आप कह रहे हैं, लेकिन एक बात आपने जो पहले कही वो बड़ी बात कह दी आपने पाठक साहब। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कन्नौज के लीडरान आपके संपर्क में हैं और वो सपा छोड़ने वाले हैं। अब आप देखते जाइए, अब वो जमाने चले गए अखिलेश जी सरकार की दम पे गुंडागर्दी से चुनाव जीत जाया करते थे। अब ना तो उनकी सरकार है और ना ही उनके पास गुंडे रहे, गुंडे बाबा ने ठीक कर दिए। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं पाठक साहब, और जब समाजवादी पार्टी के लोगों से हमारी बात होगी तो हमसे जरूर ये सवाल पूछेंगे। बहुत धन्यवाद एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए और ये बात कहने के लिए कि समाजवादी पार्टी के कन्नौज के नेता आपके संपर्क में हैं और वो समाजवादी पार्टी छोड़ेंगे। वीरेश पांडे हमारे साथ हैं, हमारे यूपी ब्यूरो चीफ। वीरेश, आपने सारी बात जरूर सुनी होगी अभी सुब्रत पाठक साहब की। देखिए राजेंद्र, अखिलेश यादव का ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2024 में मोमेंटम बना रहे लोकसभा चुनाव का, और कन्नौज से 1999 में वो सांसद बने और उसके बाद से कई बार 2004 में बने, 2009 में बने, तो एक मोमेंटम बना रहे समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में। और कन्नौज जो उनकी परंपरागत सीट है वो बची रहे, वहां के कार्यकर्ता बचे रहे, वहां के नेता बचे रहे। जैसा कि सुब्रत पाठक ने भी कहा कि एक भगदड़ मचने वाली है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के तहत तमाम तरह के वो उपाय काम करती है जिससे पार्टी मजबूत हो सके। तो वो स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी की है कि कैसे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा किसी को कमजोर किया जाए। ये तो पार्टी लेवल भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, लेकिन इससे बचने के लिए अखिलेश यादव का ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है और इसके एक दूरगामी संकेत है। आखिर अगर उनको सांसद बने रहना था तो आजमगढ़ से उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया और क्यों वो विधान सभा में। बिल्कुल, आपने वाजिब सवाल उठाया वीरेश कि अगर उन्हें सांसद बने रहना था तो फिर उन्होंने आजमगढ़ से इस्तीफा क्यों दिया। और आपने शुरू में यह भी बताया कि इस बयान का मकसद क्या है। वो एक गति बनाए रखना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के भीतर, और सबसे नजदीक उसके लिए लोकसभा का आम चुनाव है 2024 का, और इसलिए उनका यह बयान मायने भी रखता है। बहुत धन्यवाद आपका वीरेश इस बातचीत के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के तमाम नेता इन दिनों गुजरात में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और इसी दौरान उनकी एक चुनावी सभा के आसपास किसी मस्जिद से अजान की आवाज आई। उन्होंने अपना भाषण रोक दिया और वो तब तक इंतजार करते रहे जब तक अजान खत्म नहीं हो गई। गुजरात में स्वतंत्र देव सिंह की धार्मिक मर्यादा की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इसकी चारों ओर सराहना की जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।